ठीक है, today what we will discuss, yesterday we discussed about the negative impacts, है ना, of new agricultural practices and construction of large dams. उनका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट था वो हमने डिस्कस किया था। अब और उसके बाद लास्ट में हमने डिस्कस किया था सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स टू सेव द इकोसिस्टम। और आज की क्लास में हमने ये प्लान किया था कि वी विल डिस्कस अबाउट द मेजर्स टू सेव द इकोसिस्टम। ठीक है ना, तो टुडे वी विल डिस्कस द मेजर्स टू सेव द इकोसिस्टम। कैसे उनका न्यू एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का जो इम्पैक्ट हो रहा है इकोसिस्टम पे, उसको हम कैसे सेव कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद रखो कि क्यों हमारे पास ये नीड क्यों अराइज कर रही है, व्हाई देयर इज अ नीड टू सेव द इकोसिस्टम। There is a need to save the ecosystem. Number one, for the conservation and management of water, water waste को रोकने के लिए। Second, for the conservation and management of soil, soil जो लॉस होता है ड्यू टू सॉइल इरोजन, इसको बचाने के लिए, या सॉइल न्यूट्रिएंट्स जो लॉस होते हैं, है ना, उनको बचाने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स, फॉरेस्ट जो कट जाते हैं, तेजी से काटे जा रहे हैं, इन सबको रोकने के लिए कैसे उसका मैनेजमेंट किया जाए, इसके लिए भी हम को इकोसिस्टम को बचाना है। एंड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ मानी एनिमल्स, इनका भी कंजर्वेशन के लिए। तो 4 पॉइंट्स हैं जिनके लिए, जिनकी वजह से देयर इज अ नीड टू सेव द इकोसिस्टम। ठीक है ना, किसके लिए? वाटर वेस्ट रोकने के लिए, सॉइल मैनेजमेंट के लिए, और मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट के लिए, और कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ के लिए। ये सारे पॉइंट्स वी विल डिस्कस इन डिटेल, बट टुडे वी विल डिस्कस द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज द कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, आज इसको डिस्कस करेंगे एंड देन लेटर ऑन वी विल डिस्कस दीज 3 पॉइंट्स। ठीक है, देखो, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सबसे पहले, व्हाई देयर इज अ नीड फॉर द कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर। क्यों नीड है? व्हाट इज द नीड? जस्ट होल्ड ऑन। व्हाई देयर इज अ नीड? देखो, क्यों नीड है, क्या है कि अभी रिसेंट टाइम्स में जो है ना, जो फ्रेश वाटर होता है, पीने का ड्रिंकिंग वाटर है, वो जो है उसकी अवेलेबिलिटी जो है डिक्रीज कर रही है, बहुत तेजी से घट रही है, और उसका डिमांड बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। तो ग्रोइंग डिमांड फॉर फ्रेश वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस, विद द ग्रोइंग डिमांड, ग्रोथ इन पॉपुलेशन प्रेशर की वजह से क्या हुआ है कि हमें कंजर्वेशन की जरूरत पड़ गई, हमें वाटर मैनेजमेंट की जरूरत पड़ गई है। उसके बाद ये है, सेकेंड पॉइंट, वी कैन से दैट ग्रोइंग डिमांड ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, इरिगेशन के लिए भी हमें वाटर की जरूरत है, राइट। फिर ग्रोइंग डिमांड ऑफ वाटर इन वेरियस इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल यूजेस में भी हमें वाटर की जरूरत होती है। और स्कैंटी रेनफॉल इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ इंडिया। अच्छा, कई कई रीजन्स में क्या है इंडिया के, बहुत ही स्कैंटी रेनफॉल होती है, ज्यादा रेनफॉल नहीं होती है। तो इस, या बहुत, सॉरी, फॉलिंग रेनफॉल होती है इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ इंडिया में। तो उस पानी को कंजर्व करने के लिए भी हमें चाहिए प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वाटर। ठीक है ना। तो व्हाई देयर इज अ नीड अराइजेस बिकॉज ऑफ दीज 4 पॉइंट्स, क्योंकि डिक्लाइन हो रहा है फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी में, और इन डिमांड में इंक्रीज हो रहा है। इरिगेशन के लिए पानी चाहिए, इंडस्ट्रीज के यूज में पानी चाहिए, और जो रेनफॉल होता है उसको प्रॉपरली यूज करने के लिए हमें पानी चाहिए। ठीक है, यस मैम। देखो, जो, हाँ, जो हम जो फ्रेश वाटर यूज कर पाते हैं ना, जो फ्रेश वाटर, टोटल अवेलेबल वाटर जो अर्थ पे है जितना भी मौजूद है, उसमें से ओनली 1% जो है वी कैन यूज एज फ्रेश वाटर। ठीक है ना, ओनली 1%, तो ये बहुत कम होता है ना, 1%। तो क्योंकि ये 1% बहुत कम होता है, तो हम लोग को बहुत ही केयरफुली वाटर को यूज करना चाहिए। इट इज अ वेरी स्कार्स रिसोर्स। ठीक है ना, एक कह सकते हो कि बहुत ही छोटा सा रिसोर्स है, तो इसका मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो जिस तरह से कैसे कर सकते हैं बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन,
वाटर रिसोर्सेज का वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। और जब बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन करेंगे तो इट विल बेनिफिट ह्यूमन बीइंग्स एज वेल एज एनिमल्स, ठीक है ना। अच्छा देखो देयर क्या है कि कुछ कुछ स्टेप्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है फॉर द प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। और अगर एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आया इससे रिलेटेड, बहुत चांसेस है कि आपको यही क्वेश्चन आएगा, डिस्कस द ब्रीफ स्टेप्स नीडेड फॉर द कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आ सकता है अगर आया इस चैप्टर से रिलेटेड तो देखो पहले तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लेंगे, क्या है, जैसे वाटर पॉलिसी बनाएगी गवर्नमेंट, है ना। और वाटर पॉलिसी में जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस करके फिर नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताती हूँ। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा कि लार्ज डैम्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा था इरिगेशन के लिए, है ना, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो लेकिन लार्ज डैम्स जब हम कंस्ट्रक्ट कर रहे थे तो उसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो रहे थे, राइट। तो जब नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो रहे थे तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, लार्ज डैम्स का जो है कंस्ट्रक्शन रोकना चाहिए, उस पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहिए, राइट। यस मैम। हाँ, और जब लार्ज डैम्स कंस्ट्रक्ट होंगे, ह्यूज डैम्स कंस्ट्रक्ट होंगे, तो जाहिर सी बात है उसके बनाने के कॉस्ट भी बहुत बढ़ जाएंगे, खर्चा भी बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। इनको इन डैम्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, क्योंकि इनकी हाइट भी ज्यादा होगी, सब कुछ ज्यादा होगी, तो बहुत ज्यादा खर्च हो जाएंगे, राइट। तो ये एक तरह से क्या होगा कि प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। दूसरी बात है, हमने एक और देखा था लास्ट क्लास में कि लार्ज डैम्स होने की वजह से क्या है कि बहुत सारे लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है, वहां पर से जहाँ पे डैम्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहां पर से लोगों को डिस्प्लेस किया जाता है, हटाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमने इंडिकेट की थी लास्ट क्लास में, जो कि आपको मुझे लगता है क्लियर हो गई है कंप्लीटली। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाहिर सी बात है कुछ इनिशिएटिव्स लेना चाहिए इन सारे नेगेटिव चीजों को कम करने के लिए। तो अब हम देखेंगे वो क्या क्या है। सबसे पहला एम्फेसिस क्या होगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम्स को स्टॉप करने के लिए, है ना, क्योंकि उससे सबसे ज्यादा लॉस हो रहा है, ठीक है। देखो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम्स, जो अभी हमने डिस्कस किया। ग्रोइंग कॉस्ट ऑफ इरिगेशन हो जाता है ना। डिलेज, हाँ, डिलेज इन कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स। जब लार्ज डैम्स बनाओगे तो उसका प्रोजेक्ट तो लॉन्ग टाइम लेगा ना। शॉर्ट, अगर आप स्मॉल डैम बनाओगे तो जल्दी फिनिश हो जाएगा, लेकिन लार्ज डैम बनाने का अगर प्रोजेक्ट करोगे तो वो ज्यादा टाइम लेगा, तो टाइम लेगा तो डिले भी होगा, और अब जब डिले होगा तो वाइस क्या होगा, जाहिर सी बात है डायरेक्टली फिर कॉस्ट भी बढ़ते चले जाएंगे। फिर ये लार्ज डैम्स जो है इकोसिस्टम में भी बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं, जो कि हमने कल पढ़ा था, अर्थक्वेक्स भी हो जाते हैं लार्ज डैम्स की वजह से, है ना। ये सारे और भी बहुत सारे डैमेजेस कल हमने डिस्कस किए थे, वो हो जाता है। फिर ग्रेटर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोकल पीपल, जो लोकल पीपल वहां पे डैम्स के आसपास रहते हैं, तो डैम के कंस्ट्रक्शन, जब लार्ज डैम्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं तो वहां पे फ्लडिंग का बहुत ज्यादा खतरा होता है, ठीक है ना। तो फ्लडिंग का खतरा होता है तो जो लोग वहां पे रह रहे होते हैं उनको वहां पर से हटा दिया जाता है, उनके घर हट हट गवर्नमेंट ले लेती है, उनके लैंड्स गवर्नमेंट ले लेती है और उन्हें दूसरे प्लेस पे फिर जाना पड़ता है। तो यहाँ पे लोकल पीपल का डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है ना। और इवन वेस्टेज भी होता है वाटर यूज का, लार्ज डैम्स में वेस्टेज भी होता है वाटर यूज का। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम्स से एसोसिएटेड है। अब इन प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज करने के लिए गवर्नमेंट को जो स्टेप्स लेनी है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। देखो, स्टेप्स फॉर द कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो देखो गवर्नमेंट को ये 3 स्टेप्स जो यहाँ पे मेंशन हुए हुए हैं, ये 3 स्टेप्स लेनी है फॉर द कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। इनको याद कर लीजिए। नंबर 1 है मोर एम्फेसिस ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉलर डैम। ज्यादा एम्फेसिस किस बात पे डालना है, स्मॉल डैम्स के कंस्ट्रक्शन पे, ठीक है। सेकेंड, स्मॉलर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स विच विल अफेक्ट स्मॉलर नंबर ऑफ पीपल। अच्छा देखो, जब गवर्नमेंट स्मॉलर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स लेगी, स्मॉल डैम्स बनाएगी, तो जाहिर सी जब लार्ज डैम बनाओगे तो ज्यादा एरिया कवर करोगे, स्मॉल डैम बनाओगे तो ज्यादा एरिया तो नहीं कवर करोगे। तो क्या होगा कि ये ज्यादा लोगों को अफेक्ट नहीं करेगा, ज्यादा लोगों का घर, ज्यादा लोगों को डिस्प्लेस नहीं करना होगा, ज्यादा लोगों के घर नहीं छीनेंगे, ज्यादा लोगों की लैंड्स नहीं जाएंगी, है ना। तो स्मॉलर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स का
क्या इम्पैक्ट होगा कि वो ज्यादा लोगों को इम्पैक्ट नहीं करेंगे, कम ही लोगों को इम्पैक्ट करेंगे, ठीक है। और थर्ड स्टेप क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, द गवर्नमेंट शुड अंडरटेक अ प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी, एक बहुत ही अप्रोप्रिएट पॉलिसी बनानी चाहिए वाटर को मैनेज करने के लिए, वाटर रिसोर्स को मैनेज करने के लिए। ये सारे 3 पॉइंट्स हैं जिनको आपको मेंशन करना होगा जब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, स्टेप्स फॉर द कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, और इनको फिर डिटेल में हम बताएंगे कि ये क्या क्या है। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, मोर एम्फेसिस ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉलर डैम्स, ये अभी हमने जस्ट डिस्कस किया। तो इसमें क्या, इसको मैं डिटेल में आपको नहीं बता रही हूँ, शॉर्ट में ही बता देती हूँ। तो इसमें क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, कि गवर्नमेंट को जो है ना अपना ज्यादा फंड, देखो ये थोड़ा सा मैंने लिख दिया है यहाँ पे, देख लो। क्या है कि हमने फर्स्ट पॉइंट इसमें ये मेंशन किया है कि स्मॉल डैम्स कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रनिंग और फॉलिंग वाटर। देखो ये जो स्मॉल डैम्स होते हैं ना, ये ज्यादा इफेक्टिव होते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, लार्ज डैम्स से भी होता है, लेकिन जब रेन वाटर होता है या कुछ होता है तो स्मॉल डैम्स जो है ज्यादा इफेक्टिवली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, इसलिए गवर्नमेंट को ज्यादा एम्फेसिस देना चाहिए इनके कंस्ट्रक्शन पे। अपार्ट फ्रॉम दैट, डैमेज कॉज्ड बाय लार्ज डैम्स कैन बी मिनिमाइज्ड। अब लार्ज डैम्स है, वो जो है ज्यादा डैमेज कॉज करेंगे, कैसे, मैंने अभी बताया, जैसे फ्लडिंग भी होगी तो लार्ज डैम्स है तो ज्यादा फ्लडिंग होगी, है ना, और स्मॉल डैम है तो फ्लडिंग भी कम होने के चांसेस है। दूसरी बात है कि लोगों का डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज्यादा नहीं होगा, बहुत ही कम लोगों की लाइफ इफेक्ट होगी स्मॉल स्मॉल डैम्स क्रिएट करने के लिए, ठीक है। और दूसरी बात है कि जब आप स्मॉल डैम बनाओगे तो जाहिर सी बात है उसके जो फंड्स, पैसे जो यूज होंगे, फंड्स जो यूज होंगे, गवर्नमेंट जो यूज करेगी वो कम यूज होगी, रादर देन जब आप कंस्ट्रक्शन करेंगे लार्ज डैम्स का तो जाहिर सी बात है ज्यादा फंड्स लगाएंगी गवर्नमेंट, है ना। तो अभी क्या होगा कि खर्चा भी कम हो जाएगा। तो क्यों एम्फेसिस देना चाहिए ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम्स, ताकि वो अपना फंड्स, गवर्नमेंट अपना फंड नहीं वेस्ट कर सके, ठीक है ना, ये फंड्स वेस्ट नहीं हो सके, राइट। और मोर एम्फेसिस जब देगा कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम्स पे, तो डैमेज भी जो लार्ज डैम्स की वजह से, सॉरी, ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल डैम्स पे जब एम्फेसिस दिया जाएगा तो जो डैमेज हो रहा था लार्ज डैम्स की वजह से वो भी कम हो जाएगा, हम मिनिमाइज कर सकती है गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो ये जो 2 पॉइंट्स है ना, आप मेंशन कर देना, मोर एम्फेसिस ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम्स में, ये बता देना, ठीक है। उसके बाद है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमने कहा था कि स्मॉलर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स वुड अफेक्ट लेसर नंबर ऑफ पीपल, स्मॉलर या लेसर नंबर ऑफ पीपल। तो जब छोटे छोटे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स होंगे, छोटे छोटे डैम्स बनेंगे, तो क्या होगा कि जो लोकल पीपल होते हैं उनकी मिजरी क्या है यहाँ पे, कि उनकी लैंड छिल जाती है जब डैम्स बनाते हैं तो, या फिर उनकी घर छिन जाते हैं, सबसे बड़ा मिजरी तो यही है ना कि डैम घर छिन गया। तो जब मिजरी ऑफ द लोकल पीपल क्या होगी, कम हो जाएगी, बहुत हद तक कम हो जाएगी अगर स्मॉलर डैम्स बनाए जाएंगे, ठीक है। दिस इज because a lesser number of people will be displaced due to the construction of such smaller dams, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, लेसर एरियाज विल बी सबमर्ज्ड ड्यू टू स्मॉलर डैम्स। अभी मैंने कहा ना कि जब हम लार्ज डैम्स कंस्ट्रक्ट करते हैं तो क्या होता है, फ्लडिंग भी होने के चांसेस होते हैं, लास्ट क्लास में हमने देखा था बहुत डिटेल में कैसे फ्लडिंग हो सकती है। तो जब छोटा डैम होगा ना, तो सबमर्ज मतलब पानी में डूबना, तो जो एरियाज पानी में जाएंगे, सपोज कोई लीकेज हो गया या कुछ हो गया, डैम में कोई प्रॉपर कंस्ट्रक्शन नहीं था डैम का, ठीक है ना, या मेंटेन नहीं किया गया डैम को और पानी निकलना शुरू हो गया, उससे कहीं से भी पानी लीक करना शुरू हो गया, तो क्या होगा, जब लीक करेगा तो ज्यादा पानी नहीं लीक करेगा, क्योंकि वो डैम, वो रिजर्वायर जो हमने बनाया है वो साइज में छोटा है, तो ज्यादा एरियाज जो आसपास होंगे वो पानी में नहीं डूबेंगे, ठीक है ना, कम एरियाज की फ्लडिंग होगी। तो ये 3 पॉइंट्स हम कह सकते हैं, जो हम जो पिछले स्लाइड्स में डिस्कस कर रहे हैं, ऑलमोस्ट वही सारे पॉइंट्स हैं इन दोनों पॉइंट्स में। आप स्मॉलर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स विच विल अफेक्ट स्मॉल नंबर ऑफ पीपल में भी ऑलमोस्ट वही बात कह रहे हैं। और देखो ये प्रीवियस स्लाइड हमने जो कही थी ना, मोर एम्फेसिस ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉलर डैम्स, इसमें भी यही बात कही जा रही है, कुछ मतलब अलग बात नहीं कही जा रही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, जैसे यहाँ पे फंड्स की बात कर दी गई है और ज्यादा कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे डैमेज की बात की है,
तो डैमेज में क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल ही की तो बात कर रहे हैं, या अर्थक्वेक की बात कर सकते हो डैमेज में। अर्थक्वेक भी कम होगा क्योंकि साइज लार्ज डैम में क्या होता है, साइज बड़ा होता है, साइज बड़ा होता है तो ज्यादा पानी स्टोर करता है, ज्यादा पानी का प्रेशर पड़ने से क्या होता है, अर्थ में क्रैक्स आ जाते हैं, ठीक है ना। और अर्थ में जब क्रैक्स आ जाते हैं तो अर्थक्वेक के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं ड्यू टू हायर प्रेशर ऑफ वाटर, पानी का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। लेकिन स्मॉल डैम होगा तो पानी भी कम होगा उसमें और बहुत ज्यादा प्रेशर भी नहीं होगा, तो अर्थक्वेक आने के बहुत कम चांसेस हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये डैमेज भी रिड्यूस करता है। ये एक फर्स्ट पॉइंट पे था। सेकेंड पॉइंट पे हमने कहा कि स्मॉलर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स विल अफेक्ट स्मॉलर नंबर ऑफ पीपल, या हाँ स्मॉलर नंबर ऑफ पीपल। क्या होगा कि जब कम लोगों को जब छोटे डैम्स बनाएंगे तो ज्यादा लोगों को नहीं हटाना होगा हमको। अब सपोज लार्ज डैम बना रहे थे तो 100 लोगों के घर को हटाना पड़ गया था, लेकिन जब आप स्मॉल डैम बनाओगे तो उतना एरिया तो आपको कवर नहीं करना है, तो 50 लोगों के घर को हटाना होगा। तो कम लोगों को अफेक्ट किया, अब कम लोगों को अफेक्ट करेगा तो इट्स बेटर ना, ज्यादा अच्छा होगा ना। तो इसीलिए स्मॉलर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स पे ही गवर्नमेंट को एम्फेसाइज करना चाहिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट फ्लडिंग भी जो होगी वो ज्यादा एरियाज की नहीं होगी, ठीक है। और ये देखो ये थर्ड पॉइंट है जो थोड़ा सा डिटेल में है, तो इसको हम डिटेल में ही देखेंगे। द गवर्नमेंट शुड अंडरटेक अ प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी। ये जो हमने डिस्कस किया ना कि गवर्नमेंट को प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी इनिशिएट करना चाहिए। अब वो कैसे कर सकता है, देखो ये 3 पॉइंट्स हैं फॉर प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी। इन तीनों को देखो, मैं फिर डिटेल में बताती हूँ। नंबर 1 इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। नंबर 2 इज इनिशिएशन ऑफ इफेक्टिव वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स, एंड नंबर 3 इज इनिशिएशन ऑफ ए प्रॉपर वाटरशेड मैनेजमेंट, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स हैं जो गवर्नमेंट को लेने चाहिए फॉर वाटर मैनेज व्हेन अंडरटेकिंग अ वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, शायन आपको क्लियर हो रहा है? Yes, ma'am. गुड, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट देख लिया, डिसेंट्रलाइजेशन, इनिशिएशन ऑफ इफेक्टिव वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स एंड इनिशिएशन ऑफ ए वाटर प्रॉपर वाटरशेड मैनेजमेंट। ये वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी के ये 3 पॉइंट्स हैं। अब इनको देखते हैं ये है क्या, ये डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, इफेक्टिव वाटर कंजर्वेशन टेक्निक क्या है, वाटरशेड मैनेजमेंट क्या है, ये अब हम देखते हैं डिटेल में, ठीक है। देखो फर्स्ट था इफेक्टिव वाटर कंजर्वेशन, ठीक है। देखो फर्स्ट है डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन की मैंने स्लाइड नहीं बनाई है बिकॉज इट्स वेरी इजी, तो मैं आपको बस ऐसे ही ओरली बता देती हूँ। डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन एक्चुअली डिसेंट्रलाइजेशन टर्म का मीनिंग क्या है? मीनिंग क्या होता है, किसी से पावर लेके किसी मतलब छोटे ग्रुप को वो पावर दे देना, ठीक है ना। सपोज गवर्नमेंट के पास कोई पावर थी, वो पावर लेके हम सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके गांव के लोगों को या कोई सर्टेन एरिया के लोगों को वो पावर दे देते हैं कि भाई आप इससे रिलेटेड जो डिसीजन है ना वो आप ले सकते हैं। अब गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी पावर वैसे लोगों को दे देती है कि अब आप ये डिसीजन ले सकते हो, ठीक है ना। ये मैं ऐसे ही समझा रही हूँ आपको जस्ट फॉर कि आपको अंडरस्टैंडिंग थोड़ा हो। तो जब हम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वाटर मैनेजमेंट करते हैं तो इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, जो लोकल पीपल होते हैं, जो वहां पे जिस एरिया में सपोज लार्ज डैम्स के कंस्ट्रक्शन की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, उस एरिया के जो लोग होते हैं उनको क्या कहती है गवर्नमेंट कि आप पार्टिसिपेट कीजिए वाटर कंजर्वेशन एक्टिविटीज में, आप भी पार्टिसिपेट कीजिए। तो जब लोकल पीपल इन्वॉल्व होते हैं ना वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम्स में, तो ये ज्यादा प्रमोट करेगा कि लोगों में क्या आएगी, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। जब आप किसी को कोई जिम्मेदारी दोगे तो वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे ना। अब मैंने कह दिया नेक्स्ट क्लास में अब क्लास जो है नेक्स्ट क्लास सपोज शायान को लेना है या यासिर को लेना है, तो क्या होगा, कल आप दोनों बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ के आओगे, मुझे ही पढ़ाना है आपको, तो आप ज्यादा अच्छे से पढ़ के आओगे ना, यू विल गो थ्रू द बुक, यू विल प्रिपेयर एवरीथिंग, जो आपको लगेगा वो ज्यादा अच्छे से करोगे, एंड यू विल मेक श्योर कि कोई गलती नहीं हो, क्योंकि अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पढ़ाना, राइट। तो इसी तरह से जब हम किसी को पावर दे देते हैं,
अभी किसी लोकल पीपल को मैंने पावर दे दिया तो उन्हें ज्यादा जिम्मेदारी लगेगी ना कि हमको ये चीज अच्छे से करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी उनके ऊपर। तो वो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी? अब वाटर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने गवर्नमेंट ने किसको दे दी? लोकल पीपल को, जो वहां पे रह रहे थे उन सारे एरियाज में जहाँ पे वाटर कंजर्व नहीं हो पा रहा है, उनको दे दी। तो वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से वाटर कंजर्वेशन करेंगे और वाटर रिसोर्स को बचा पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि प्रमोशन ऑफ वाटर कंजर्वेशन हो जाएगा, अच्छे से होगा वाटर कंजर्वेशन। लोकल पीपल एकदम ही रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, दे विल नॉट वेस्ट वाटर, ख्याल रखेंगे कि पानी इधर उधर वेस्ट ना हो, उसको हम कैसे बचा सकें इसके लिए बहुत मेहनत करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है वाटर मैनेजमेंट का, ठीक है ना। तो डिसेंट्रलाइजेशन जब आप लिखोगे, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द वाटर मैनेजमेंट, तो सिंपली लिख देना इट इम्प्लाइज द इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल पीपल इन वाटर कंजर्वेशन एक्टिविटीज। ठीक है, लोकल पीपल का पार्टिसिपेशन इन वाटर कंजर्वेशन एक्टिविटीज, इसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वाटर मैनेजमेंट। नाउ सेकंड इज इनिशिएशन ऑफ इफेक्टिव वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स। देखो ये बता देती हूँ, इफेक्टिव वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स क्या है। इसमें एक आप याद रखो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एक टर्म ये याद कर लो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, अब ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है ये मैं बताती हूँ। रेन वाटर तो समझ के इतना समझ में आ रहा है कि बारिश का पानी है ना? यस मैम। इतना तो समझ में आ रहा है। तो क्या है, जब बारिश होती है ना, बहुत एक्सेस में बारिश होती है, तो आप लोगों ने देखा होगा अक्सर जो है पानी बहकर कहीं कहीं चला जाता है ना। कभी घर के रूफ से गिर के नीचे चला जाता है और वो वेस्ट ही होता है। फिर किसी स्लोप पे देखा होगा, स्लोप वाले घर जो होते हैं ना, स्लोप समझ रहे हैं, पहाड़ी इलाकों में देखा है, माउंटेन्स पे जो घर होते हैं स्लोप वाले होते हैं, जिनकी स्लैंटिंग रूफ होती है, देखा है ना। यस जो स्लैंटिंग यस रूफ होती है उस पे तो पानी टिक नहीं पाता है, जब बारिश होती है तो वो पानी बह के नीचे गिर जाता है, ठीक है ना, वो भी वेस्ट नहीं हो पाता है, सॉरी यूज नहीं हो पाता है, वो भी वेस्ट हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे सरफेस है जिसपे पानी, बहुत बारिश होती है तो वो पानी रन ऑफ करके निकल जाता है, और उसको हम अंडरग्राउंड भी यूज भी नहीं करते हैं, हम उसको स्टोर नहीं करते हैं कि लेटर ऑन यूज कर सके। लेकिन इसीलिए क्या हुआ, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्टार्ट हुई। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मकसद क्या है, इसका एम क्या है? सिर्फ एक पर्पस है इसका कि जो रेन वाटर होता है उसको हम गैदर करके, इकट्ठा करके स्टोर कर सके अंडरग्राउंड टैंक्स में, ताकि लेटर ऑन उसको यूज कर सके उन एरियाज में जहाँ, स्पेशली वहां पे जहाँ पे पानी की कमी होती है या पानी वेस्ट होता है बहुत ज्यादा, उसके लिए ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूज किया गया है टर्म। यानी रेन वाटर को कैसे हम अच्छे से यूज कर सके, अप्रोप्रिएटली यूज कर सके, ताकि वो बर्बाद नहीं हो सके। ठीक है, तो फर्स्ट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसकी डेफिनेशन है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स टू गैदर द रेन वाटर ऑफ impervious surfaces and store it in underground tanks for later use। ठीक है, वो जो बारिश का पानी आता है उसको कहाँ से गैदर करना है? impervious surfaces। अगर ये टर्म नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं, मत लिखना, लेकिन मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि इम्पर्वियस सरफेसेस का मीनिंग ये होता है वैसे सरफेसेस जहाँ पे पानी जमा नहीं हो पाते। जैसे कि मैंने आपसे अभी कहा, रूफ टॉप होता है पहाड़ी इलाकों में, वो स्लैंटिंग होता है तो वहां से पानी निकल जाता है। या हिल का ही स्लोप देखो, हिल पे पानी अगर बारिश होगी तो जमा नहीं ना हो पाएगा, वो तो नीचे निकल जाएगा, स्लोप होता है तो पानी पूरा नीचे चला जाता है। तो ये ऐसे सरफेसेस को हम क्या कहते हैं? इम्पर्वियस सरफेसेस, जहाँ पे पानी जमा नहीं हो पाए। ठीक है ना, अगर ये टर्म नहीं याद हो तो टफ लगे तो इग्नोर कर देना, जस्ट इतना लिख देना। स्लैंटिंग सरफेसेस भी लिख सकते हैं। हाँ, स्लैंटिंग सरफेसेस लिख देना, या रूफ स्लोप लिख देना। फ्रॉम गैदर रेन वाटर फ्रॉम सरफेसेस लाइक कर देना, फ्रॉम सरफेसेस लाइक स्लोप, रूफ रूफ टॉप या स्लैंटिंग सरफेसेस, ऐसा कर देना। ठीक है, अगर ये टर्म याद नहीं हो, जरूरी नहीं है कि आप ये टर्म ही यूज कीजिए, और जो जैसा याद है वो लिख सकते हो, अपने वर्ड्स में आंसर लिख सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एकदम सेम टू सेम जो यहाँ लिखा हुआ है या आपके बुक में लिखा हुआ है वैसा ही लिखना, ऐसा कुछ भी नहीं। अब कुछ टर्म्स हैं, जैसे अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, देखो मैं इसलिए जब पढ़ाते टाइम में बोलती हूँ ये याद रखना, इस टर्म को यूज करना। ओके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग टर्म यूज करना। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है ये आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है ना।
अगर समझ गए हो तो अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दो, लेकिन ये जब यूज करोगे ना तो ये एक एम्फेसिस, देख के हमें ये समझ में आता है कि एटलीस्ट आपने बुक तो पढ़ी है एंड यू आर यूजिंग द टर्म्स, ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है आप वो यूज कर रहे हैं। तो ये जरूरी है कि आप कुछ कुछ टर्म्स जो लिख रहे हैं ऐसे और कह रहे हैं कि ये याद कर लीजिएगा, तो इनको जरूर याद कीजिएगा। आप एक्सप्लेन जैसे भी कीजिए, जैसे समझ में आ रहा है अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कीजिए, लेकिन इनको यूज जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि हम जो है ना, जितना भी बारिश का पानी होता है जो इसको हम इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का पर्पस क्या है कि हम उनको स्टोर कर सके इन अंडरग्राउंड टैंक्स, ताकि बाद में यूज कर सके, ठीक है ना। देखो क्या होता है कि जब हम क्यों रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जरूरत है, ये जब बहुत ज्यादा पानी का यूज होता है ना, ग्राउंड वाटर का यूज होता है, तो पानी में जो है ना ग्राउंड लेवल जो होता है, पानी का जो लेवल होता है ग्राउंड में वो कम हो जाता है और पानी की कमी होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और जब हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं तो रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं और उसको यूज करते हैं, तो उसमें कैसे यूज करते हैं वो बताऊंगी। तो जब वो यूज किया जाता है ना, तो वो लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर को बढ़ा देता है। जब लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर बढ़ जाता है तो फिर वो डायरेक्टली यूज किया जा सकता है, आसानी से यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो द कलेक्टेड रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड फॉर डायरेक्ट यूज और ग्राउंड वाटर रिचार्ज। जो हमने पानी जमा किया है अंडरग्राउंड टैंक्स में रेन वाटर का, उसको हम डायरेक्ट यूज के लिए यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट यूज यानी जैसे सपोज ड्रिंकिंग के लिए आप यूज कर सकते हो, स्टोर किया है तो, है ना, डायरेक्टली भी, या फिर आप ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए। ये दो टर्म्स याद रखना। ग्राउंड वाटर रिचार्ज मैं बता देती हूँ, बुक में आपके नहीं मेंशन किया गया है क्या होता है नहीं होता है, लेकिन आपको अगर मैं ये नहीं बताऊंगी तो मैं एकदम शॉर्ट में बता रही हूँ, ताकि आपको बस समझ में आ जाए कि ये है क्या ग्राउंड वाटर रिचार्ज, ठीक है ना। ताकि जब एग्जाम में आप लिखो तो अगर ये कुछ भूल गया तो अपने वर्ड्स में लिख सको। दे हैवंट एक्सप्लेन्ड इन योर बुक कि होता क्या है ग्राउंड वाटर रिचार्ज। देखो मैंने एक डायग्राम यहाँ पे शो की है, एक पिक्चर शो की है, जिसमें देख रहे हैं आप घर की छत पे जो है बारिश का पानी है, यहाँ पे दिख रहा है। इज इट Yes, क्लियर? ma'am. ये पिक्चर मैम क्लियर है ना? देखो खूब बारिश हो रही है और फिर ये यहाँ पे रूफ पे पानी है, फिर ये इसके रूफ, ये जो है ना, ये इसको, ये यहाँ पे भी देखो पानी है, स्लोप जैसा बना हुआ है यहाँ पे भी, और सारा पानी बह के कहाँ नीचे गिर रहा है, दिख रहा है ना। और इन्होंने क्या किया, यहाँ से एक पाइप निकाल दिया है, यहाँ पे देखो, ठीक है। और ये पाइप निकाल के एक टैंक, एक गड्ढा खोल दिया है जमीन में, ठीक है। इस गड्ढे में इस पाइप को डाल दिया है, ठीक है। नॉर्मल, बहुत देखो इजी बात है, कुछ भी नहीं है। और ये सारे पानी, बारिश का जो पानी छत वगैरह पे गिर रहा है ना, ये पाइप के थ्रू क्या होगा, वो यहाँ से होकर इस वाले टैंक में आके जमा होना शुरू हो जाएगा। ये जो गड्ढा खोदा है इसमें आके जमा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब स्टोर करेंगे, ठीक है। इसी को कहते हैं ग्राउंड वाटर रिचार्ज। थोड़ा सा और मैं बता देती हूँ। देखो क्या होता है, इसको रिचार्ज पिट भी कहा जाता है। रिचार्ज पिट क्या होता है कि एक गड्ढा खोदो जमीन में, ठीक है, ज्यादा डीप नहीं, सब थोड़ा सा ज्यादा डीप नहीं होता है वो, ऐसे जैसे देखो ये ज्यादा डीप नहीं है, छोटा सा एक पिट खोद दिया जाता है। और उसको भी क्या किया जाता है, पहले ना स्टोन्स डाल दिए जाते हैं नीचे में उस गड्ढे में, ठीक है। पहले स्टोन्स डाल दिए थे, उसके बाद फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है। और फिर क्या किया जाता है, उस गड्ढे के ओपनिंग पे, ये जो मुंह है ना, ये देखो ये वाला ओपनिंग जो है ना, इसके ऊपर एक कवर, एक सीव डाल दी, एक जाली टाइप की डाल दी जाती है, ठीक है। उससे कवर कर दिया जाता है। और उसके बाद क्या किया जाता है, एक पाइप जो है, एक कोई पाइप ले लिया जाता है, और जहां से पानी बह रहा है, सपोज इस पिक्चर में इस घर से पानी बह रहा है, सपोज कहीं और पे क्या होगा, कोई लैंड में बहुत सारा पानी जमा हो जाएगा वहां पे, तो जहां पे भी पानी जमा होता है ना, वहां पे एक पाइप लगा दिया जाता है। उस पाइप को डायरेक्ट इस पिट में कर दिया जाता है, इस गड्ढे में किया जाता है, ठीक है। और जो ऊपर में हमने सीव डाला ना, ढक्कन डाला, उसको जो है अच्छे से साफ कर दिया जाता है, उसकी डस्टिंग कर दी जाती है हमेशा, उसका डस्ट जो है वो हटा दिया जाता है। जो जब डस्ट यहाँ पे जमा नहीं होगा, तो जब बारिश होगी ना, या पाइप जब हम डालेंगे, तो पानी आसानी से इसमें जाना शुरू हो जाएगा, बहुत आसानी से। और ये पानी को फिर हम स्टोर करके और यूज कर सकते हैं, फिर वाटर कोई भी काम के लिए यूज कर सकते हैं, स्टोर करके हाउस वर्क के लिए यूज कर सकते हैं, किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बस यही है कि जो हमने रेन वाटर कलेक्ट किया, उसको या तो हम डायरेक्ट यूज के लिए यूज कर सकते हैं, या ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए यूज कर सकते हैं। एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज क्या है, बस यही है ग्राउंड वाटर रिचार्ज, कि हम जो पानी है उसको किस तरह से जमा कर रहे हैं। इस तरह से पाइप लगा देते हैं, एक पिट खोद देते हैं, उस पिट में पाइप डाल देते हैं, और हम
पिट में थोड़ा सा स्टोन्स और सैंड से उस पिट को भर देते हैं, पिट मतलब गड्ढा होता है, और उसके बाद उस पे एक सीव डाल देते हैं और फिर पानी को स्टोर कर लेते हैं पाइप के थ्रू। ये जो पाइप जा रहा है ना, इसके थ्रू हम पानी को स्टोर कर लेते हैं। सिंपली यही है ग्राउंड वाटर रिचार्ज, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अगर आपसे ये आएगा कि कंजर्वेशन टेक्निक्स में आप क्या यूज करेंगे, तो आप बोलोगे पहले पहले तो बोलोगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे? रेन वाटर हार्वेस्टिंग है क्या? सबसे पहले तो ये लिखना, क्या देना कि इट मीन्स कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग द रन ऑफ वाटर, रन ऑफ रेन वाटर कह सकते हो। रन ऑफ मानी बहता हुआ रेन वाटर, ठीक है। स्टोरिंग एंड कलेक्टिंग द रन ऑफ रेन वाटर इन आर विलेजेस एंड टाउन्स, हमारे शहरों और गांव में जो बारिश का पानी बहता है उसको कलेक्ट करने के तरीके को, कलेक्ट और स्टोर करने के तरीके को हम क्या कहते हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। उसके बाद हम कह सकते हैं कि कलेक्टेड रेन वाटर को डायरेक्ट यूज के लिए हम यूज कर सकते हैं, या फिर इट कैन बी रिचार्ज इनटू द ग्राउंड। ग्राउंड वाटर रिचार्ज कहो या रिचार्ज इनटू द ग्राउंड कह सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट लिख देना। अच्छा देखो क्या होता है कि गुजरात वगैरह में क्या होता है कि बहुत ज्यादा मानसून होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है ना। बहुत अक्सर आपने सुना होगा कि बहुत बारिश होती है वहां पे इतनी बारिश होती है, लेकिन फिर भी क्या है, वहां पे ना पानी जो प्रॉपर हार्वेस्टिंग के लिए जो पानी यूज होना होता है ना, वो ठीक से नहीं यूज हो पाता, बस 8% ही यूज हो पाता है। तो क्या करते हैं, अगर हम इस तरह का टेक्निक यूज करेंगे ना, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, तो क्या होगा कि पानी का जो सप्लाई है उसको हम प्रॉपरली यूज कर पाएंगे और फिर उसको इरिगेशन के लिए ले पाएंगे। तो जो फार्मर्स, अभी क्या है, बारिश का पानी जो होता है ना, तो अभी अभी जो है ना, फार्मर्स क्या है, बस ग्राउंड वाटर पे ही डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन जब हम ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर देंगे या इफेक्टिव रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे, तो फार्मर्स जो है ये पानी को भी यूज कर सकते हैं इरिगेशन के लिए, तो बहुत फायदा होगा इससे। ठीक है ना। उसका थर्ड पॉइंट हमने इसमें कहा था वाटर शेड मैनेजमेंट। देखो ये थर्ड पॉइंट था, इनिशिएशन ऑफ ए प्रॉपर वाटर शेड मैनेजमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो देख लेते हैं ये वाटर शेड क्या है, फिर हम बात करेंगे इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, हाँ, इनिशिएशन ऑफ ए प्रॉपर वाटर शेड मैनेजमेंट। जो वाटर शेड क्या होता है, वो सिंपली वो होता है, वो जमीन होती है, ऐसी जमीन जो जो है ना, वो आपके लेक्स, रिवर्स और स्ट्रीम्स के पास में होती है। ठीक है, और वो जो जितना भी पानी उस जमीन पे आता है, वो सारा बह के कहाँ चला जाता है? रिवर्स, लेक्स या स्ट्रीम्स में चला जाता है। इसी को हम वाटरशेड कहते हैं। ऐसा कह सकते हो वो जमीन दैट इज सराउंडेड बाय अ रिवर और लेक। अ वाटरशेड कंप्राइजेस द लैंड, ऐसी लैंड होती है दैट इज सराउंडेड बाय, दैट सराउंड्स अ रिवर और लेक। और इस लैंड का जो पानी होता है ना, जो रेन वाटर आता है ना इस लैंड पे, वो डायरेक्टली कहाँ फ्लो करता है? उसको कहाँ फ्लो करा देती है? वो रिवर और लेक, जो आसपास के एरिया में रिवर और लेक होती है ना, उसमें पहुंचा देती है उस पानी को। उसी को कहते हैं वाटरशेड, और कुछ भी नहीं है वाटरशेड। तो वाटरशेड क्या हुई? एक तरह की जमीन हुई, राइट। एक ऐसी जमीन जो कि सराउंडेड है रिवर या लेक से, और जिसका सारा पानी कहाँ ड्रेन करता है? एक सेंट्रल पॉइंट में जाता है। सेंट्रल पॉइंट क्या है? रिवर, लेक और स्ट्रीम, किसी में भी चला जाता है। जब रेन वाटर होती है ना, उसमें बारिश जब होती है, तो खुद ब खुद उसका पानी ड्रेन करके कहाँ चला जाता है? रिवर, लेक और स्ट्रीम में। तो देखो सॉरी, जब रिवर, लेक और स्ट्रीम में, राइट, इसमें जाता है, तो अब इसका क्या है, हमको इसका तो मैनेजमेंट करना होगा, इसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना होगा। इसका मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं? देखो ये 5 पॉइंट्स हैं, इनके थ्रू हम इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं फॉर द कंजर्वेशन। देखो नंबर 1 इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम ऑलरेडी पिछले स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे भी वही रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। ठीक है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ चेक डैम्स है, ये मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। फिर प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट थ्रू एफॉरेस्टेशन है, अडॉप्शन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस लाइक टेरेस फार्मिंग एंड इन्वॉल्विंग द लोकल पीपल। ये 5 पॉइंट्स जो है याद कर लो, इन पांचों को याद कर लेना, इन पांचों को।
वाटर शेड मैनेजमेंट के लिए आप कौन सी प्रैक्टिसेस यूज इंक्लूड करेंगे? ये सारे इंक्लूड करेंगे, ठीक है, जिसमें से 2 ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, फिर मैं आपको बता देती हूँ दोबारा, लेकिन ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है। नंबर 1 है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का क्या मकसद था कि रेन वाटर जो बह रहा है, एक्सेस रेन वाटर जो इधर उधर बर्बाद होता है, उसको हम जमा कर सके। तो उसको जमा करने के लिए क्या करते हैं ना कि कंस्ट्रक्शन होता है चेक डैम्स का। चेक डैम्स बताती हूँ क्या होता है, और लॉन्ग ट्रेंचेस भी। ट्रेंचेस क्या होते हैं? ट्रेंचेस जो है ना, ये देखोगे पहाड़ों पे ना, एक तरह का एक तरह से कह सकते हो कि छोटा मोटा गड्ढा टाइप से ही कर दिया जाता है, पहाड़ों पे कट कर दिया जाता है ताकि पानी आसानी से उसमें फ्लो कर सके, उसी को ट्रेंच कहा जाता है। और अर्थन चेक डैम्स भी होती हैं जो कि पानी को जमा करती हैं, इकट्ठा करने में मदद करती हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे हम कर सकते हैं? विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्दन चेक डैम्स एंड लॉन्ग ट्रेंचेस कह सकते हो। नंबर 1 पॉइंट है आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो कि कनेक्टेड ही है सेकेंड पॉइंट से। कंस्ट्रक्शन ऑफ चेक डैम्स आपका सेकेंड पॉइंट है, तो इसी से कनेक्टेड है ये क्या कह रहा है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं? विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉन्ग ट्रेंचेस एंड चेक डैम्स। अब ये चेक डैम्स क्या है? चेक डैम्स भी कुछ नहीं है, डैम्स तो आप जान ही गए हैं डैम्स क्या है। तो ये एक तरह के छोटे डैम्स होते हैं, ठीक है ना, ये बड़े डैम्स नहीं होते हैं। जो जो एक्सेस पानी, बारिश का पानी जब होता है, बहुत ज्यादा बारिश का पानी होता है ना किसी छोटी जगह पे, इसको स्टोर में करने में मदद करते हैं, और कुछ भी नहीं है। चेक डैम्स, बहुत एक्सेस बारिश हो रही है किसी एरिया में, तो बस ये जो है इनको स्टोर करने में, रिटेन करने में मदद करते हैं। दीज आर कॉल्ड चेक डैम्स। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम किसके थ्रू कर सकते हैं? कंस्ट्रक्शन ऑफ चेक डैम्स से एंड लॉन्ग ट्रेंचेस से। तो जब चेक डैम्स बनाओगे तो क्या होगा? चेक डैम्स जो है, जो बारिश का पानी सपोज किसी हिली एरिया में क्या होता है, सारा पानी फ्लो करके नीचे चला जाता है ना, चला जाता है नीचे फ्लो करके, तो उसमें बर्बाद हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो जब चेक डैम्स बनाओगे ना, तो वो उस पानी को रेगुलेट करेंगे, ठीक है ना, और बर्बाद होने, उसका जो पानी का फ्लो है उसको रेगुलेट करके नीचे सीधे जाने से रोक देंगे, ठीक है, और वो वहां पे स्टोर कर लेंगे उस पानी को। तो इसीलिए कंस्ट्रक्शन ऑफ चेक डैम से हम वाटरशेड मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट थ्रू एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन क्या है? Planting the plants or trees. हाँ, वेरी गुड, Plantation. वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। एफॉरेस्टेशन क्या है? प्लांटिंग ऑफ द फॉरेस्ट इन अ लैंड जो कि पहले से इनफर्टाइल था, वहां पे फर्टिलिटी नहीं थी। तो क्या होगा कि जब आप एफॉरेस्टेशन करोगे यानी प्लांट्स लगाओगे, तो हमने कल सॉइल इरोजन पढ़ा था ना कि सॉइल इरोजन कहाँ पे सबसे ज्यादा होता है? जहाँ पे बैरन लैंड होती है, जहाँ पे प्लांट्स नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जहाँ पे प्लांट्स नहीं होते हैं वहां पे टॉप सॉइल थोड़ी लूज होती है, हल्की होती है। तो जब बारिश होती है या आंधी आती है या तेज हवा चलती है, तो क्या होता है कि वो टॉप सॉइल को आसानी से लेके चली जाती है, राइट। लेकिन जब प्लांट्स लगे होते हैं तो उनके रूट्स सॉइल के अंदर डीप चले जाते हैं, और जब रूट्स डीप जाते हैं सॉइल के अंदर, दे व्हाट डू दे हेल्प इन होल्डिंग द सॉइल टुगेदर। तो जब सॉइल को होल्ड करने में मदद करते हैं, तो बारिश होती है, आंधी तूफान आता है, तो क्या होता है, उसका टॉप सॉइल आसानी से रिमूव नहीं हो पाता है। तो जब आप प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट करोगे किसी भी रीजन में, किसी भी रीजन में अगर प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट करोगे, तो क्या होगा? टॉप सॉइल उस रीजन का नहीं वॉश आउट होगा रेन वाटर से, है ना। तो जब टॉप सॉइल रेन वाटर से नहीं हटेगा तो क्या होगा? दैट विल लीड टू व्हाट? वो हमारी मदद करेगा हेल्दी क्रॉप्स Good को ग्रो agriculture. करने में। यस, They form good agricultural practices. yes, yes, they will help in yes, they will help in growing good crops या healthy crops आप कह सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से आप सॉइल इरोजन को, अगर जब एफॉरेस्टेशन करते हैं तो आप सॉइल इरोजन को भी रोक सकते हैं। और दूसरी बात है कि जब एफॉरेस्टेशन करेंगे, प्लांट्स लगाएंगे, तो हाँ, ये पॉइंट लिख लेना, ये काफी है, इतना ही लिखना आपका काफी होगा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है अडॉप्शन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस लाइक टेरेस फार्मिंग। अब आप टेरेस फार्मिंग करके भी जो है ना, आप वाटर शेड मैनेजमेंट कर सकते हो। अभी टेरेस फार्मिंग क्या है?
Farming on the slope or mountains. हाँ, वेरी गुड। तो क्या होता है, स्लोप ऑफ हिल्स में और माउंटेन्स में क्या किया जाता है, स्टेप्स टाइप से काट दिए जाते हैं। स्टेप्स जानते हैं ना, सीढ़ियों की तरह, ठीक है ना, सीढ़ियों की तरह कटिंग कर दी जाती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके सीढ़ियों की तरह क्या कर दिया जाता है, स्टेप कटिंग कर दी जाती है। इसी को हम टेरिस फार्मिंग कहते हैं। ये स्टेप्स हैं जो काटे जाते हैं और इसमें फिर क्रॉप्स को लगाया जाता है। तो ये जो स्टेप्स जब सीढ़ियों की तरह कर दिया जाता है ना, टेरिस टेरिस यस हाँ, टेरिस फार्मिंग की जाती है ना सीढ़ियों की तरह कटिंग करके, तो इसमें क्या होता है कि जो सॉइल का जो ऊपर ऊपर वाला जो सॉइल होता है, इसमें भी ना बहुत आसानी से रेन वाटर से निकल के नहीं जा सकता है, उसको भी होल्ड करने में वो मदद करता है। तो जब वो ऐसा होता है, जब टॉप सॉइल नहीं रिमूव हो पाती है, तो उसके न्यूट्रिएंट्स इंटैक्ट रह जाते हैं। जब न्यूट्रिएंट्स इंटैक्ट रह जाते हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है कि हम हेल्दी क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। तो देखो, एफॉरेस्टेशन और टेरेस फार्मिंग ये दोनों ऑलमोस्ट एक ही बात कह रहे हैं, कुछ नया नहीं कह रहे हैं। बस ये टेरेस फार्मिंग टर्म याद रखना, ठीक है, और एफॉरेस्टेशन टर्म याद रखना कि ये हमें करना है इन वाटरशेड मैनेजमेंट। दोनों एक ही बात कह रहा है लगभग, अगर देखो तो कुछ नया कुछ भी नहीं कह रहे हैं। दोनों का मकसद क्या है, टू कंजर्व द टॉप सॉइल, ठीक है ना, दोनों का मकसद यही है और कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि दोनों में हम टॉप सॉइल को कंजर्व कर पा रहे हैं, स्टोर कर पा रहे हैं, और जब टॉप सॉइल को स्टोर कर पाते हैं तो उसके न्यूट्रिएंट्स को भी आप वॉश होने से बचा लेते हैं। जब बारिश का पानी आता है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो टॉप सॉइल जब रिमूव नहीं हुई तो जाहिर सी बात है उसकी सॉइल के न्यूट्रिएंट्स भी रह जाएंगे, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि सबसे ज्यादा जो फर्टाइल होती है वो टॉप सॉइल ही होती है, क्योंकि उसमें ह्यूमस होता है एंड ह्यूमस प्रोवाइड्स फर्टिलिटी टू द सॉइल। तो हमारा मकसद क्या है, हमें टॉप सॉइल को रिटेन करना है। अगर टॉप सॉइल किसी एरिया की चली जाती है, रिमूव हो जाती है, तो वहां पे फिर फॉरेस्ट ग्रो करना या ट्रीज लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस है कि टॉप सॉइल को सॉइल इरोजन से या रेन वाटर से वॉश होने से रोकने के लिए, ठीक है ना, ऐसा कह सकते हैं। और उसके बाद फिफ्थ स्टेप जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, डिसेंट्रलाइजेशन वाली बात की थी ना हमने, ये फिफ्थ स्टेप बस वही बात कर रहा है, इन्वॉल्विंग द लोकल पीपल। डिसेंट्रलाइजेशन में हमने क्या किया था कि जो आसपास के लोग थे, किसी एरिया के जहाँ पे हमें पानी स्टोर करना है, रेन वाटर को बर्बाद होने से रोकना है, उस एरिया के जो लोग थे उनको हमने अथॉरिटी दे दी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ने दे दी थी कि आप जो है ना पार्टिसिपेट करो, यहाँ पे पानी का बर्बाद होने से वाटर कंजर्वेशन के लिए आप हेल्प करो, ठीक है ना, गवर्नमेंट ने ये अथॉरिटी दे दी। तो जब लोकल पीपल को पार्टिसिपेट करने के लिए दे दिया इसमें, ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स में, जिसमें वाटर पॉलिसी वाले प्रोग्राम्स में आपने दे दिया, वाटर कंजर्वेशन पॉलिसी के प्रोग्राम्स में जब लोकल पीपल को आपने इन्वॉल्व कर लिया, तो वो आप क्या करेंगे, दे विल फील कि ये तो मेरी जिम्मेदारी है, तो हम ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से अब ये काम करेंगे। तो वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से करेंगे तो क्या होगा, जाहिर सी बात है ज्यादा अच्छा वाटर मैनेजमेंट होगा, कंजर्वेशन ऑफ वाटर प्रॉपरली होगा, हर एक बंदा लग जाएगा इस काम को करने में, है ना। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल विल थिंक कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे अच्छे से करना है, हर कोई कोशिश करेगा कि पानी वेस्ट ना हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यू इन्वॉल्व द लोकल पीपल, ठीक है। तो वाटरशेड मैनेजमेंट में हमने 5 पॉइंट्स डिस्कस किए, कैसे कर सकते हैं वाटरशेड मैनेजमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से, कंस्ट्रक्शन ऑफ चेक डैम से, एफॉरेस्टेशन से, टेरिस फार्मिंग जैसी प्रैक्टिसेस फॉलो कर सकते हैं, और लोकल पीपल को इन्वॉल्व करके कर सकते हैं, ठीक है ना। बस यही पॉइंट्स थे ये जो आज आपको देखने थे, ठीक है। और मुझे तो नहीं लगता इससे ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में, सिर्फ यही लिखना है कि ये रिड्यूस करना है वेस्टेज ऑफ रेन वाटर इन रीजन्स ऑफ इंडिया। इसका मकसद क्या है कंजर्वेशन ऑफ वाटर का, सिर्फ ये है कि हम वेस्टेज को रिड्यूस कर सके, कम कर सके, रेन वाटर का जो वेस्टेज होता है उसको कम कर सके, और उसको फिर यूटिलाइज कर सके इरिगेशन पर्पस के लिए या और भी कुछ पर्पस के लिए, उसको वेस्ट होने से बचाएं, ठीक है ना, बस यही एक पर्पस है। तो दिस वाज वाटर कंजर्वेशन मैनेजमेंट, आज जो हमने किया है ये वो था, जिसके पॉइंट्स एक बार आप फिर से देख लीजिए। बहुत ज्यादा चांसेस है कि स्टेप्स पूछे जाएंगे एग्जाम में,
What are the steps for the conservation of management of water resources? तो इसके लिए ये तीन, पहले तो ये तीन पॉइंट्स याद कर लेना. सबसे ज्यादा किस पे? नंबर 1 इज emphasis on the construction of smaller dam पे, ठीक है. सेकेंड इज स्मॉलर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स पे फोकस करना है गवर्नमेंट को. छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, छोटे छोटे. तो जब छोटे प्रोजेक्ट्स होंगे तो ज्यादा लोग इफेक्ट नहीं होंगे. जहां पे पहले 100 लोग इफेक्ट हो रहे थे, अब वहां पे सिर्फ 50 लोगों की जिंदगी इफेक्ट होगी. 50 लोगों का घर बर्बाद होगा जब छोटा प्रोजेक्ट किया जाएगा. तो बड़ा प्रोजेक्ट करोगे तो जाहिर सी बात है ज्यादा लोगों को हटाओगे उस एरिया से जहां से तुम्हारा प्रोजेक्ट होगा. कोई प्रोजेक्ट आप कर रहे हो कल को, तो आपका ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट होगा तो ज्यादा लैंड चाहिए होगी, तो ज्यादा लोगों को हटाएंगे वहां पर से. और जब छोटा प्रोजेक्ट होगा जहाँ पे ज्यादा जमीन की जरूरत नहीं होगी, तो ज्यादा लोगों के घर को नहीं तोड़ा जाएगा, है ना. तो स्मॉलर इरिगेशन प्रोजेक्ट में क्या होगा कि ज्यादा लोगों की लाइफ इफेक्ट नहीं होगी. और थर्ड है वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी, जो गवर्नमेंट को लेनी चाहिए, अप्रोप्रिएट वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी. ये 3 पॉइंट्स लेके, ये 3 पॉइंट है, ये 3 स्टेप्स हैं फॉर वाटर कंजर्वेशन, और इनको पॉइंट वाइज फिर आप डिस्कस कर लेना. कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉलर डैम बहुत मुझे लगता है क्लियर है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं. स्मॉलर डैम जब होगा तो उसके क्या यूजेस होते हैं. इसमें क्या होगा कि जब डैम छोटा बनाओगे तो सबसे पहले ये आसानी से याद हो जाएगा कि जो गवर्नमेंट फंड्स यूज करती है डैम बनाने में, जो पैसे लगते हैं ना गवर्नमेंट के, फंड्स मतलब होता है पैसे, ये जो लगते हैं, ये जाहिर सी बात है जब छोटे डैम बनाओगे तो कंस्ट्रक्शन में खर्चा कम होगा खर्चा, तो ज्यादा फंड्स नहीं लगेंगे. लार्ज डैम्स में क्या होगा, ज्यादा फंड्स लगेंगे गवर्नमेंट के, तो ये स्टॉप करता है. क्यों कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉलर डैम पे एम्फेसिस डाल रहे हैं? ताकि हम गवर्नमेंट कम फंड्स में काम कर सके. दूसरा ये है कि हमने देखा था कि लार्ज डैम्स के बहुत ज्यादा जो है नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, जो कि कल हमने डिस्कस किया था कि बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं लार्ज डैम्स के. तो वो डैमेज, जब स्मॉलर डैम बनाओगे तो वो डैमेज जो है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है ना. तो ये इसीलिए क्या है कि गवर्नमेंट को वाटर कंजर्वेशन के लिए क्या करना चाहिए, ज्यादा एम्फेसिस स्मॉलर डैम्स के कंस्ट्रक्शन पे देना चाहिए. सेकेंड पॉइंट फिर हमने डिस्कस किया इरिगेशन प्रोजेक्ट्स. जो भी इरिगेशन प्रोजेक्ट है, इरिगेशन प्रोजेक्ट जो भी ले रहा है वो स्मॉल, अगर गवर्नमेंट लेगी स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट तो वो कम लोगों की लाइफ को अफेक्ट करेगी. इसके 3 पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस्ड है, आप एक बार देख लेना स्लाइड से, ठीक है. और उसके बाद ये है, ये थोड़ा सा इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर देना कि वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी जो गवर्नमेंट लेगी, जो भी वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी लेगी वो क्या क्या है. उसकी ये 3 पॉइंट्स है, ठीक है ना. डिसेंट्रलाइजेशन, वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स और वाटर शेड मैनेजमेंट, ये 3 पॉइंट्स हैं. इन तीनों को एक्सप्लेन करके बता देना. डिसेंट्रलाइजेशन समझ में आ गया ना ये टर्म? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर है? Ma'am. हाँ, इसमें क्या है कि लोकल पीपल को अथॉरिटी दे दी जाती है, पावर दी जाती है. गवर्नमेंट क्या करती है, लोकल पीपल को पावर देती है कि भाई आप कैसे भी वाटर कंजर्व करो, पानी को बचाओ, जैसे भी आप कर सकते हो, आपको जो समझ में आ रहा है करके आप करो. तो इस तरह से पावर किसको दे दिया, लोकल पीपल को. तो जब सब लोग मिलके करते हैं तो ज्यादा अच्छे से काम होता है ना. अब लोकल पीपल भी इन्वॉल्व हो गए तो ज्यादा अच्छे से काम होगा, है ना. पानी ज्यादा अच्छे से स्टोर हो पाएगा या कंजर्व हो पाएगा सब. अभी क्या है, टैप्स ओपन करके छोड़ देते हैं. अभी आपको अथॉरिटी मैंने दे दी है कि नहीं, आपको पानी बचाना है, आप देखो कैसे बचाना है, तो आप डेफिनेटली ट्राई करोगे ना कि टैप का पानी जब यूज नहीं कर रहे हो तो उसको बंद कर दोगे, है ना, वेस्ट नहीं करोगे, है ना. तो बस यही है, डिसेंट्रलाइजेशन कुछ भी नहीं है. लोकल पीपल को, जो लोकल गांव के जहाँ पे भी पानी स्टोर बचाने की कोशिश की जा रही है, जिस रीजन में भी, वहां के लोगों को ये अथॉरिटी दी जाती है कि आप करो, आप बचाओ पानी को, आप कंजर्वेशन करो पानी का, ठीक है ना. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बस ये की टर्म याद रख लेना, डिसेंट्रलाइजेशन, और यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स याद कर लेना, और यहाँ पे वाटरशेड मैनेजमेंट, और ये तीनों आपने डिस्कस फिर कर लिया है. डिसेंट्रलाइजेशन मैंने इस स्लाइड में नहीं बताया है क्योंकि वो छोटा सा पॉइंट है, लेकिन बाकी 2 पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं, देख लो. वाटर कंजर्वेशन टेक्निक बताई है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था रेन वाटर हार्वेस्टिंग. और डायरेक्ट किस लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है, ताकि पानी को स्टोर करके हम डायरेक्टली यूज कर सके या फिर ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए यूज कर सके, ठीक है ना. ये 2 पर्पस क्या है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, कि पानी को डायरेक्टली यूज कर सके फॉर ड्रिंकिंग या फॉर वॉशिंग क्लोथ्स या फॉर वॉशिंग यूटेंसिल्स, बर्तन धोने के लिए, किसी भी काम के लिए डायरेक्ट यूज कर सको, या फिर ग्राउंड वाटर रिचार्ज यानी ये स्टोर करके
पानी को एक पिट में, एक गड्ढे में स्टोर कर दिया जाता है। जो पानी वेस्ट हो रहा है ना, रेन वाटर का इधर उधर भाग रहा है, उसको हम एक पाइप के जरिए एक पिट में जमा कर लेते हैं। बस यही है ग्राउंड वाटर रिचार्ज। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में हमने ये डिस्कस किया, ठीक है ना। तो टेक्निक क्या है वाटर कंजर्वेशन की? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और उसके बाद है थर्ड पॉइंट वाटर शेड मैनेजमेंट, जो कि अभी बहुत डिटेल में हमने बात की, जिसमें देखो पिछले वाले ही पॉइंट से रिलेटेड कुछ तो आ जाती है। जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, पिछले वाले पॉइंट स्लाइड से रिलेटेड है। और इन्वॉल्विंग द लोकल पीपल, ये भी हमने डिसेंट्रलाइजेशन में यही बात तो कर रहे हैं ना। डिसेंट्रलाइजेशन में भी तो एक तरह से देखो कि एक ही बात को रिपीट की जा रही है, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट्स बस देख लेना। तो आज Okay, आज ma'am. जो है ना, ओके, आज हमारा ये वाटर कंजर्वेशन जो है ये कंप्लीट हो गया। दिस इज इम्पोर्टेंट। ऐसे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है वाटर कंजर्वेशन, क्योंकि आज की जो अभी की जो सेंचुरी है, इसमें क्या हो रहा है कि वाटर का बहुत वेस्टेज हो रहा है, ठीक है ना। पानी की जो है कमी हो रही है बहुत ज्यादा। तो पानी की कमी जब होगी तो जाहिर सी बात है क्या होगा, सूखा पड़ जाएगा। पानी पीने के लिए भी नहीं रहेगा हमारे पास। और हमारी जो फ्यूचर जनरेशन आएगी, डिमांड तो बढ़ता जा रहा है लेकिन फ्रेश वाटर की कमी होती चली जा रही है ना। डिमांड बढ़ रहा है, अब इंडस्ट्रीज में भी पानी की जरूरत है, इरिगेशन में भी आपको पानी चाहिए, ड्रिंकिंग के लिए भी पानी चाहिए, और भी हर चीज के लिए, कितनी चीजों के लिए पानी चाहिए। डिमांड तो बढ़ता जा रहा है लेकिन अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है। तो इसके लिए क्या है, अभी बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया जाता है पानी को कैसे कंजर्व किया जाए, कैसे बचाया जाए। कंजर्वेशन मतलब बचाना, और उसका मैनेजमेंट प्रॉपर्ली कैसे किया जाए ताकि अभी की जनरेशन और फ्यूचर की जनरेशन को अप्रोप्रिएटली पानी मिल सके। तो बस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी सॉइल का भी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम कल की क्लास में देखेंगे कि सॉइल मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन नंबर 1 जो हमने किया, नीड फॉर कंजर्विंग द इकोसिस्टम टॉपिक आज डिस्कस कर रहे थे कि इकोसिस्टम को क्यों कंजर्व करने की जरूरत है, क्योंकि पानी का वेस्टेज हम रोक सकें, सॉइल जो इरोजन की वजह से बर्बाद होता है उसे रोक सके, फॉरेस्ट का कंजर्वेशन कर सके, और फिर वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन कर सके। ये 4 पॉइंट्स की वजह से वी नीड टू कंजर्व द इकोसिस्टम, ठीक है ना। और जिसमें फर्स्ट पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर। ये कैसे करते हैं ये आपने देख लिया। कल हम कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ सॉइल करेंगे, ठीक है ना। और ये दोनों टॉपिक जो है, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ सॉइल, दोनों में ज्यादा जो क्वेश्चन आता है मोस्टली वो यही आता है कि डिस्कस इन ब्रीफ जो स्टेप्स नीडेड फॉर द कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर, या फिर ऐसे ही पूछ देंगे डिस्कस इन ब्रीफ द स्टेप्स फॉर द कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ सॉइल इन इंडिया। इस तरह से पूछ देंगे आपसे। बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे दोनों में, वाटर में भी और सॉइल में भी। हम सॉइल का कल देखेंगे स्टेप्स, ठीक है। ठीक है, Yes, ओके ma'am. मैम। ओके, ठीक है। फिर आज की क्लास हम यहाँ पे फिनिश करते हैं।